नमस्कार, न्यूज़ एट 10 पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। अगले 1 घंटे बाद होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड यात्रा की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड में करने वाले हैं चुनावी शंखनाद। आज गढ़वा और चाईबासा जाने वाले हैं और वहां चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति से भी जुड़ी तमाम खबरें आप तक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। कैसे बागी जो है बड़ा फैक्टर प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा खबरें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी जुड़ी होंगी, क्योंकि अब चंद कुछ ही घंटे बाकी हैं। यहां भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। खबरें खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत से भी होंगी। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में आज करेंगे रैली। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन के प्रचार अभियान में भी आएगी तेजी। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। बागियों को मनाने में जुटे महायुति और महाविकास अघाड़ी दल। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक आज। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, बिल में संशोधन का उद्देश्य सभी को लाभान्वित करना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र को अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने किया संबोधित। 2070 तक नेट जीरो बनने की भारत की जताई प्रतिबद्धता। अमेरिकी चुनाव में अब कुछ घंटे बाकी। अंतिम दौर में स्विंग स्टेट्स के लिए हैरिस और ट्रंप का प्रचार अभियान। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद आप खबरें विस्तार से। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। जी हां, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस गिरने की सूचना मिल रही है। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी है। और आपको बता दें कि रामनगर से पौड़ी जा रही थी ये बस। बचाव अभियान शुरू हो चुका है और आपको बता दें वहां पुलिस बल भी वहां तैनात कर दी गई है। एसडीआरएफ भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। यात्रियों को वापस रामनगर लेकर आ रही गढ़वाल मोटर यूजर्स की बस कूपी क्षेत्र के पास गिरी है। ये खबर आ रही है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। और साथ ही आपको बता दें कि कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। तहसील सल्ट अंतर्गत कुपी मोटर मार्ग पर बस गिरने की सूचना है और बचाव अभियान अभी जारी है। पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। ये यात्रियों को वापस रामनगर लेकर आ रही थी ये बस और गढ़वाल मोटर यूजर्स की ये बस है जो कुपी क्षेत्र के पास गिरी है। खाई में गिरी है ये बस और कहा जा रहा है कि बस में करीब 45 लोग सवार थे और पौड़ी से रामनगर आ रही थी ये बस। मौके पर शुरू हो चुका है बचाव कार्य। नैनीताल जिले की पुलिस भी राहत कार्य में जुटी है। लोगों को बचाने का अभियान शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा से ये बड़ी खबर थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले गढ़वा और फिर चाईबासा में बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका पलामू प्रमंडल की सभी विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। पलामू में 5 विधानसभा सीट हैं, जबकि गढ़वा में 2 विधानसभा सीट हैं। पलामू में पांकी, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर और बिश्रामपुर विधानसभा सीटें हैं, जबकि गढ़वा में गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीटें हैं। गढ़वा की बात कर लेते हैं तो आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। इस सीट पर एक तरफ जेएमएम ने अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार से गढ़वा सीट से विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह और बीएसपी से अजय कुमार चौधरी यहां चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से जेएमएम का कब्जा रहा है। जेएमएम ने एक बार फिर दीपक बिरुवा पर अपना भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमुचु को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि झारखंड में इन दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे, यानी पहली चरण में ये इन दोनों सीटों पर मतदान है। आपको बता दें 13 नवंबर को
झारखंड की 81 में से 43 सीटों पर मतदान होना है और चुनावी प्रचार जो है इस समय धार पकड़ चुका है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनावी हुंकार भरने वाले हैं और शंखनाद करने वाले हैं। आपको इससे पहले बता दें कि कल भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और उसके बाद आज प्रधानमंत्री गढ़वा और चाईबासा पहुंच रहे हैं और इन दोनों क्षेत्रों में भाजपा अपने उम्मीदवारों के लिए वोटों का समर्थन करने की अपील करेगी। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि झारखंड के सियासी रण में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। माटी, रोटी और बेटी की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कई चुनावी वादे किए गए हैं। तो वहीं राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बांग्लादेश के साथ सेटिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल किया है कि किस आधार पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को देश में शरण दी जा रही है। झारखंड के बरहेट से पार्टी प्रत्याशी और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करती है तो वे ये बताए कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा या नहीं। हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बहरूपिया लोग हैं। हेमंत सोरेन की आज पलामू, सिमडेगा, सिसई और रातू में चुनावी रैलियां हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं कुमार आलोक चाईबासा से। आइए सीधा रुख करते हैं कुमार आलोक का और लेते हैं तमाम बड़ी अपडेट। कुमार आलोक, कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा और चाईबासा पहुंचेंगे और कैसे कैसे उनका कार्यक्रम आगे चलेगा? बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाके के साथ साथ कई ऐसे और भी वर्ग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुनना चाहते हैं। 11:30 बजे गढ़वा में प्रधानमंत्री सबसे पहले सभा को संबोधित करेंगे, जो पलामू एरिया में आता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में आता है। और उसके बाद वो 2:45 पे यहाँ पर चाईबासा पहुँचेंगे, जहाँ पर वो रैली को संबोधित करेंगे। अगर हम उत्साह की बात करें तो मैंने कल जो एक रैली कवर किया था नरसिंहगढ़ में, नरसिंहगढ़ सरायकेला घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, तो उस रैली में अमित शाह की रैली थी, जो गृह मंत्री है हमारे हैं, तो उनकी रैली में बहुत जबरदस्त भीड़ थी। हालांकि आपको झारखंड में अगर छोटे से गांव मतलब एक छोटा सा गांव था, कस्बा था, लेकिन उस रैली में लोगों की अपार भीड़ थी और अमित शाह को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। और जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर भाषण दिया, पूरे शबाब में था उनका भाषण, और उन्होंने जो घोषणाएं की, हालांकि घोषणा पत्र जब जारी हुआ रांची में कल, तो सारी घोषणाएं उन्होंने वहाँ पर की थी, लेकिन आम सभा में पहली जनसभा जब उन्होंने संबोधित किया यहाँ पर, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरीके से झारखंड में संथाल परगना में अपना आश्रय बना रहे हैं, उससे आदिवासियों की सामाजिक संस्कृति और जो उनकी पहचान है वो नष्ट होने के कगार पे है। और अगर उनकी सरकार बनी तो इन घुसपैठियों पर हम लगाम तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ जो पहले से घुसपैठी आकर के यहाँ की महिलाओं के साथ शादी करके जमीन के पट्टे अपने नाम लिखवा लिए हैं, उनको भी वापस सरकार दिलाएगी। इसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की कि बेरोजगार युवा हैं उनको 3 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी 5 सालों के 2 सालों के अंदर। इसके अलावा 3 लाख स्वरोजगार पैदा किए जाएंगे, और जो बेरोजगार होंगे जो लिस्टेड हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उनको 2100 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसी तरीके से गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपया सरकार देगी, अगर उनकी सरकार बनती है तब। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है बालू का। बालू की इतनी स्कार्सिटी है और बालू माफियाओं ने इस पूरे 5 साल के अंदर अपना एक साम्राज्य बना लिया है। तो बालू की जो बोरियां जो क्विंटल में जो एक ट्रैक्टर आता था 500 रुपये में आता था, 600 रुपये में आता था, वो 2,000-2,500 में बालू ब्लैक में लोगों को खरीदना पड़ रहा है मकान बनाने के लिए। तो अमित शाह ने यह घोषणा की, गृह मंत्री ने यह घोषणा की कि उनकी सरकार बनी तो बालू घर बनाने के लिए, यानी पीएम आवास योजना के तहत जो केंद्र सरकार पैसा देती है, उसमें बालू जो है वो फ्री दिया जाएगा, फ्री सरकार देगी। तो इन तमाम घोषणाओं के बीच आप देखेंगे कोल्हान जो क्षेत्र है, जमशेदपुर से लगे जितने भी उसको एरिया को कोल्हान हम बोलते हैं,
तो कोल्हान में जो भाजपा का प्रदर्शन था 2019 में वो ठीक नहीं था। यहाँ पर लगभग झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन ने अपनी पैठ जमा ली थी। और अगर देखें कि जो भी इंपॉर्टेंट उम्मीदवार हैं जी, जो भी बड़े फेसेस हैं वो अधिकतर इसी क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो सरयू राय हो, चाहे वो आप देखें कि बन्ना गुप्ता हो, चाहे अर्जुन मुंडा का ये क्षेत्र है। तो आप देखें जमशेदपुर ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर पूर्णिमा साहू जो है रघुवर दास की बहू, वो खड़ी है भारतीय जनता पार्टी से और उनके खिलाफ खड़े हैं चर्चित कई क्षेत्रों में इस समय मुकाबला दिलचस्प है। सुमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, आइए उनका भी रुख कर लेते हैं। सुमेश, प्रधानमंत्री सबसे पहले गढ़वा पहुंचने वाले हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कल जब भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ उसके बाद हम देख रहे हैं कि जुबानी जंग जो है वो और तेज हो गई है। कल हेमंत सोरेन भी यहाँ थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं। गढ़वा के राजनीतिक समीकरण के बारे में आप बताएं और साथ ही साथ वहां लोग अभी इस समय किन मुद्दों को लेकर सरकार से, प्रत्याशियों से उम्मीद करे बैठे हैं। जी, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही सुमेश। हमारे साथ कुमार आलोक भी जुड़े हुए हैं। कुमार, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि झारखंड में जीत का रास्ता जो है वो कोल्हान से गुजरता हुआ ही आता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा आ रहे हैं तो किन क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जाएगी और जिस तरीके से पिछला प्रदर्शन रहा था उसको बेहतर बनाने के लिए भाजपा किस रणनीति के साथ आगे चल रही है? ये आप कहें कि कम से कम 8 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करेगा ये प्रधानमंत्री की जो सभा होगी, चाहे वो चाईबासा हो, चाहे वो पाकी हो, चाहे जमशेदपुर ईस्ट हो, वेस्ट हो, सरायकेला हो। तो इन क्षेत्रों 8 से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्षेत्र की जनता उनको सुनने के लिए आएगी। और जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कल गृह मंत्री ने घोषणा की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो करके रहेगा और इससे आदिवासियों को कोई उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि हम कभी भी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होने देंगे। तो ये वाद विवाद और जो कहते हैं कि प्रतिवाद की जो स्थिति है यहाँ पर जारी है। और जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और गर्माहट आएगी, बयानों के अंदर गर्माहट आएगी, रिश्तों में गर्माहट आएगी। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि जब ये जो हेमंत सोरेन जो बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू। और मंडल मुर्मू जो है वो सिद्धो कान्हो जो आदिवासी समाज के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने जान दे दी थी अपनी अंग्रेजों से लड़ाई करने में, और उनके वंशज हैं। तो मंडल तिर्की प्रस्तावक थे हेमंत सोरेन के, और वो कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इसके अलावा जवाहर पासवान जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार थे उपचुनाव में, उन्होंने कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ले ली। तो ये दल बदल का जो सिलसिला है इस बार काफी व्यापक हुआ है, खासकर झारखंड में। चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हों, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हों, इन दोनों ने, चाहे कांग्रेस के नेता हों, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दल बदल हुआ है और दल बदलुओं को दोनों ही गठबंधन ने टिकट दिया है। बिल्कुल कुमार, इसके साथ साथ जिस तरीके से आप दल बदल की बात कर रहे हैं, बीजेपी को इस बार आजसू का साथ है और चंपाई सोरेन को कहीं ना कहीं कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। ऐसे में बीजेपी को इस बार कितना फायदा हो सकता है? देखिए, चंपाई सोरेन रियल में उनको टाइगर कहा जाता है, कोल्हान टाइगर कहा जाता है। और कल जो चंपाई सोरेन ने भाषण दिया वहां पर, जब अमित शाह के भाषण के ठीक पहले उन्होंने भाषण दिया, और जिस तरीके से उन्होंने आग उगला, और खास करके उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो बहुत परिवार, उनकी परिवार की पार्टी एक तरह से आप कह सकते हैं, अपना पूरा जीवन उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में बिता दिया। लेकिन उनका जो कल का जो अटैक था वो कांग्रेस पे था, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड का जो आंदोलन, सेपरेट स्टेट के लिए जो आंदोलन झारखंड वासियों ने जो चलाया था, आदिवासियों ने चलाया था 1950 से लेकर के 2000 तक, उसमें कांग्रेस की भूमिका बिल्कुल बर्बर तरीके से रही और उन्होंने झारखंड के आंदोलन को कुचलने का अथक प्रयास किया। हजारों तो नहीं कह सकते, लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, पुलिस की गोलियों से मारे गए। तो उस कांग्रेस का साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। इसलिए आप अगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये सरकार आदिवासियों की नहीं होगी। दूसरा, उनके जो पुत्र है वो घाटशिला से चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मुर्मू को जूनियर टाइगर कहा जा रहा है। तो ये टाइगर जो चंपाई सोरेन एक बहुत बड़े नेता है, खासकर कोल्हान एरिया के, और उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर भुना भी रही है। और अभी वो चूंकि सरायकेला से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पहले फेज में उनका चुनाव है, तो अभी अपने क्षेत्र में बिजी हैं। लेकिन 13 तारीख के बाद वो संथाल परगना एरिया में विजिट करेंगे, व्यापक दौरा करेंगे। लेकिन अभी भी वो कोल्हान एरिया में, खासकर आदिवासी बहुल्य एरिया में उनकी एक पहुंच है और एक सिंपैथी भी है। सिंपैथी ये है कि उस आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया जब हेमंत सोरेन जेल गए, और उसके बाद 4 महीने के अंदर जब आप जेल से छूट के आए तो उनको पदमुक्त कर दिया। तो ये आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। तो इसको इस चीज को भी चंपई सोरेन भुना रहे हैं आदिवासियों के बीच कि किस तरीके से उनको अपमानित किया गया। उनको ही नहीं अपमानित किया गया बल्कि पूरे आदिवासी समाज को अपमानित किया गया। तो ये सारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर के चंपई सोरेन काफी मुखर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक शुभ संकेत है कि कोल्हान एरिया में जो पिछली बार उनका प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं रहा था, इस बार चंपई सोरेन यानी टाइगर, जो कोल्हान टाइगर के आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलेगी। जी आलोक, जिस तरीके से चंपई सोरेन की हम बात करें, चंपई सोरेन सहित 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा इस समय इस पहले चरण के चुनाव में किस्मत जो है वो दांव पर है, प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। ऐसे में जिस तरीके से भाजपा ने जिन प्रत्याशियों पर इस बार अपना विश्वास जताया है, कितनी संतुष्ट नजर आ रही है और जीत के लिए कितनी प्रतिबद्ध भी नजर आ रही है। देखिए, अगर हम टिकट की बात करें, टिकट वितरण की बात करें, तो कोई भी चुनाव आप ले लीजिए, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे किसी भी राज्य का चुनाव हो, तो जब टिकट वितरण होता है तो तमाम दलों में ऐसी उथल पुथल होती है, दल छोड़ के जाते हैं, विद्रोह होता है, विद्रोही खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बार भी यही हुआ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी हुआ, कांग्रेस के अंदर भी हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया। डैमेज कंट्रोल इस तरह से किया, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो जो प्रभारी है, सह प्रभारी बिस्व शर्मा है, तो इन लोगों ने अथक मेहनत की क्योंकि काफी संख्या में बीजेपी के बागी प्रत्याशी खड़े हो गए थे और विभिन्न सीटों पर जो भाजपा को डैमेज पहुंचा सकते थे। लेकिन निगोशिएट करके भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर लगभग 95% अपने जो विद्रोही उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने मना लिया, उनको नामांकन वापस करवा लिया। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में अभी भी सीट का पेच फंसा ही हुआ है। और अगर हम कहें विश्रामपुर, जहां से अभी बात की आपने, पलामू की बात की, विश्रामपुर और छतरपुर में वहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। अगर हम बात करें धनबाद की, जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना उम्मीदवार दे रखा है और वहां से सीपीआई एमएल जो महागठबंधन की ये मेंबर है, वो सदस्य है, वो भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी उनसे जब पूछा गया, हेमंत सोरेन से पूछा गया कि भाई सीट शेयरिंग होने के बावजूद ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये फ्रेंडली फाइटिंग है। तो फ्रेंडली फाइट के नाम पर आप देख सकते हैं कि महागठबंधन में जो पेच था वो नहीं सुलझा। तो ये देखना होगा ये दोस्ताना कितना दोस्ताना और कितना गहरा दोस्ताना है। आलोक के चुनावी प्रक्रिया जो है बेहद ही रोमांचक होती जा रही है और जुबानी जंग भी जो है वो तेज होती जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के रण में उतरने वाले हैं और शंखनाद करने वाले हैं। ऐसे में देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके का जीत का मंत्र देते हैं। फिलहाल सुमेश और कुमार आलोक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी महाराष्ट्र के महासंग्राम से जुड़ी हुई। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। दादू ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ।
याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जांच के बाद 7,066 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। लेकिन अब राज्य की सभी पार्टियों के सामने चुनौती है कि नाराज उम्मीदवारों को कैसे मनाया जाए। महाविकास अघाड़ी और महायुति के पास अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए कुछ ही समय बचा है। दोनों ही गठबंधनों के दल अपने ऐसे बागी उम्मीदवारों को मनाने में जुटे हुए हैं जो जीत हार का समीकरण बदल सकते हैं। बात करें अगर कराड़ दक्षिण विधानसभा सीट की, जो सतारा जिले में आती है, इस सीट पर भी सबकी नजर होगी। वहां पिछले 6 प्रमुख चुनावों में कांग्रेस 3 बार आगे रही है, एनसीपी 2 बार और शिवसेना 1 बार आगे रही। फिलहाल इस सीट के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और बीजेपी के अतुल भोसले के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में महाराष्ट्र की राजनीति में जलगांव शहर विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। इस सीट पर लंबे वक्त तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। फिलहाल इसकी बागडोर बीजेपी के पास है। बीजेपी के सुरेश दामू भोले यहां से विधायक हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान किया जाना है। आपको बता दें सभी विधानसभाओं में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को इसके नतीजे जारी किए जाएंगे। मतगणना के बाद फैसला हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति की बागडोर महायुति के हाथ आती है या महाविकास अघाड़ी के हाथ। हमारे सारे जो नेता है महाराष्ट्र के, सारे हमारे जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने कुछ नाराजगी से फॉर्म भरे हैं, वो सारे 99% हम लोगों ने उसका फॉर्म वापस लेने के बारे में चर्चा हुई है। और मुझे विश्वास है 99% हमारे कार्यकर्ता जो नाराज होकर फॉर्म भरे हैं ये विड्रॉ करेंगे, और जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया उनको पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रयास है कि सबसे हमारे जितना भी बागी लोग हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विड्रॉ करने के मूड में हैं। महाविकास अघाड़ी में कोई आपस में लड़ाई नहीं है, सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। आज की जरूरत महाविकास अघाड़ी को सक्षम बनाना है, इसलिए सारे नेता कार्यकर्ता सिंपथाइजर्स सारे मिल करके काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बिसात इस समय बिछ चुकी है और राजनीतिक खिलाड़ी जो हैं इस समय पूरे दमखम के साथ दांवपेच लगा रहे हैं और बागियों को मनाने की पूरी कोशिश जारी है। धीरज कुमार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सतारा से मौजूद हैं। धीरज के पास रुख करते हैं और जानते हैं ताज़ा अपडेट। धीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नामांकन वापस लेने का महत्वपूर्ण दिन, रूठों को मनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। ऐसे में क्या कुछ नाम अभी तक सामने आए हैं कि कौन से ऐसे रूठे हुए उम्मीदवार हैं जो मान गए हैं? देखिए, कौन से उम्मीदवार मान रहे हैं, कौन से उम्मीदवार नहीं मानेंगे, ये तो तब पता चलेगा शाम के करीब 4 बजे, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो तिथि निर्धारित की गई है और समय निर्धारित की गई है उसके मुताबिक आज शाम 3 बजे तक सभी बागी उम्मीदवारों को मौका दिया गया है कि वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, चाहे बागी हों चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हों। और सभी जो पार्टी है, चाहे महायुति की बात कर लें या महाविकास अघाड़ी की बात कर लें, दोनों पार्टियों की जो टेंशन बढ़ी हुई है और कल देर शाम से ही दोनों पार्टियां अपने अपने जो बागी उम्मीदवार हैं उनको मनाने में जुटी हुई है। कल देर शाम तक जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके घर पे जो विधायकों का जो आना जाना लगा रहा और जो बागी उम्मीदवार हैं उन्होंने सबको कॉल करके अपने आवास तक बुलाया था और उनसे बात करने की कोशिश की थी। और ये 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई, रात में 10 बजे से, और पूरी रात चलती रही। और जहाँ तक आपने बात की कि कौन से उम्मीदवार मान गए हैं, ये बताना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, असहज लग रहा है, क्योंकि
राजनीति में जो राजनेता होते हैं वो अंतिम समय तक अपना जो पत्ता है वो नहीं खोलते हैं। तो कौन से लोग मान गए हैं ये बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पूरी रात इस बात की कवायद, इस बात की कोशिश रही है कि बागियों को मनाया जाए और उन्हें किसी तरीके से बैठाया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये भी घोषणा की गई है या ये एक तरीके से संदेश दिया गया है कि हम अभी शाम 3 बजे तक बागियों को भरपूर कोशिश करेंगे कि वो मान जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनमें पार्टी के खिलाफ जाने के लिए उनके पर एक कार्रवाई भी की जाएगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो बागी उम्मीदवार नहीं मानेंगे उनको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी किया जाएगा। तो एक तरीके से महायुति गठबंधन की तरफ से ये कोशिश हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र अगर हम चुनाव की बात करें तो सबसे अधिक जो टेंशन है बागी उम्मीदवारों की है वो महायुति गठबंधन में ही है। लगभग 36 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि बागी बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन कोशिश जारी है। दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात कर लेते हैं तो महाविकास आघाड़ी के लिए भी जो टेंशन बना हुआ है, खास करके कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस के 10 बागी उम्मीदवार हैं जो कि पार्टी की चिंता बनाए हुए हैं। अब कांग्रेस में भी एक तरीके से प्रयास हुए हैं स्थानीय स्तर पर कि बागियों को मनाया जाए। अब वो कितना सफल होते हैं ये बताने वाली बात होगी, लेकिन अगर महायुति की ही बात कर लें तो महायुति के लिए सबसे बड़ा खतरा मनसे पार्टी उभर कर सामने आया है। जी, आपको मैं जिस तरीके से धीरज मनसे की आप बात कर रहे हैं, की बात कर ले तो मुंबई में जी धीरज, जिस तरीके से आप मनसे की बात कर रहे हैं, फाइट तो महायुति और महाविकास आघाड़ी में दिख रही थी, ऐसे में मनसे ने तीसरा मोर्चा खोल दिया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर हम मनसे की बात कर लें तो अगर मुंबई क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो मुंबई क्षेत्र में 36 विधानसभा सीटें हैं और ये 36 विधानसभा सीटें जो हैं महाराष्ट्र के चुनाव में निर्णायक हो सकता है। इन 36 विधानसभा सीटों में से जिस पार्टी को अधिक सीटें आएगी वही महाराष्ट्र की सत्ता पर वो काबिज होगा, वही उसको मिलेगी। लेकिन जो मनसे की पार्टी से पहले 2 लोकसभा चुनाव में एक भी उन्होंने उम्मीदवार मनसे पार्टी ने अपना नहीं उतारा था और राज ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया था कि हमारा समर्थन एनडीए पार्टी को रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मनसे ने वहाँ 25 उम्मीदवार केवल मुंबई में उतारे हैं तो ये महायुति गठबंधन के लिए चिंता का सबब है। और अगर हम 25 सीटों की बात करें उसमें 22 सीटें केवल 12 सीटें भाजपा के खिलाफ और जो 10 सीटें हैं वो शिवसेना शिंदे गुट के खिलाफ उन्होंने उतारे हैं। तो अगर ये बागी नहीं मानते हैं तो महाराष्ट्र चुनाव का जो समीकरण होगा वो बदल सकता है और किस तरफ यहाँ का रुख जाएगा ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ एक चिंता राज ठाकरे के लिए भी है, क्योंकि जो माहिम की जो सीट है जहाँ से पहली बार उनके बेटे आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में हैं, उनके खिलाफ शिवसेना के जो बागी उम्मीदवार हैं उन्होंने शिवसेना के जो सदा सरवण करे के नाम के एक उम्मीदवार हैं जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव मैदान में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन शिवसेना ने वहां से प्रत्याशी उतारकर राज ठाकरे की भी जो परेशानी है वो बढ़ा दी है। तो कुल मिला के एक बात जरूर सामने आ रही है जो सूत्रों के हवाले वो ये आ रही है कि जो चाहे महायुति के जो भी बागी उम्मीदवार हो वो उम्मीदवारी का अपना नामांकन वापस करने से पहले एक कुछ शर्तें पार्टी के सामने रख रहे हैं। जैसे कि आदित्य ठाकरे के सामने भी शिवसेना की तरफ से एक शर्तें रखी गई है कि अगर मैं आपके खिलाफ अपने उम्मीदवार को वापस करता हूं तो उसके एवज में आपको मुंबई में भी जो आपने बागी जो मुंबई में आपने जो उम्मीदवार उतारे हैं तो उनको आप वापस करना पड़ेगा। तो अभी 3 बजे तक का जो एक समय है, तिथि निर्धारित है, तब तक जो एक राजनीति में जो तोड़ मोड़ या मोल भाव की जो स्थिति है वो स्थिति बने रहेगी। 3 बजे के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर कुल महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से कितने बागी उम्मीदवार होते हैं। बिल्कुल, तो ये बागियों का बड़ा फैक्टर कैसे बदलेगा चुनावों का अगला चैप्टर कहीं ना कहीं धीरज। तो ये बागी जो हैं काफी निर्णायक भूमिका इस समय निभा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना और एनसीपी जब से 2 गुटों में बदली है, ऐसे में इस चुनाव में बागियों की भी संख्या जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में बागियों को मनाने की कवायद लगातार जारी है और जिस तरीके से आपने बताया कि शाम 4 बजे के बाद स्थिति जो है वो साफ नजर आएगी और सीट फॉर्मूला भी नजर आएगा और कैसे ये दिशा और दशा तय करेंगे चुनाव की ये भी साफ हो जाएगा। धीरज, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने वाली है। वह राहुल गांधी के साथ रैलियां और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका गांधी प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगी। प्रियंका गांधी आज केनिचिरा, पुलपल्ली, मुलानकोल्ली और विथिरी में नुक्कड़ सभाओं में भाग लेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। न्यूज 10 में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र की। जी हां, जम्मू कश्मीर सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। आज ही स्पीकर का चुनाव भी होगा। 5 दिवसीय सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 और 7 नवंबर को होगी। पहले सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर का राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करना, दरबार मूव, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार जताए जा रहे हैं। पीडीपी अनुच्छेद 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर सकती है। उधर बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की भी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस राज्य का दर्जा बहाली का मुद्दा उठा सकती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें स्पीकर को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायक शामिल हुए। उधर अब खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर मुद्दा गर्मा चुका है। वक्फ भूमि विवाद पर बीजेपी का आज पूरे राज्य में प्रदर्शन, किसानों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है इस समय सिद्धारमैया सरकार और 1974 के गजट अधिसूचना को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही साथ सत्ता के दुरुपयोग की सीबीआई की जांच की मांग की गई है और वक्फ और आवास मंत्री जमीर अहमद खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। वक्फ भूमि विवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है और उधर कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अनवत नारायण ने कहा है कि राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ भाजपा जन आंदोलन चलाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि वक्फ संपत्ति पर 1974 के गजट अधिसूचना को वापस लेने और सत्ता के दुरुपयोग की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि विजयपुरा, कुलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वे 1 सदी से अधिक समय से उस पर खेती कर रहे हैं और उनके पास अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सभी दस्तावेज है। राज्य के कई जिलों में इस तरह के आरोप के बाद कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। हालांकि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसान को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और साथ ही वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश भी दे दिया है। विवाद के बीच राज्य के वक्फ और आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा है कि कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के पास कभी 1.12 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन वर्तमान में उसके पास केवल 23,000 एकड़ जमीन है। शुभा जुड़ गई है हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, विजयपुरा कर्नाटका से। आइए शुभा से ले लेते हैं ताजा जानकारी। शुभा, क्या ताजा अपडेट है? आज बीजेपी राज्य में प्रदर्शन करने वाली है, इस पर सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि आदेश दे दिए गए हैं कि सभी नोटिसों को वापस ले लिया जाए, लेकिन शुभा बड़ा सवाल यह है कि आज सिर्फ नोटिस वापस ले लेना ही काफ़ी है? क्या किसान इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या किसान इससे बड़ी मांग कर रहे हैं? और साथ ही साथ बीजेपी किन मुद्दों पर सिद्धारमैया सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है? वक्त अध्यक्ष जमीर अहमद खान ने बिना बताए लोगों को, किसानों के लिए नोटिस दिए थे। उसके बाद सिद्धरामैया ने तुरंत ही इन्होंने मीटिंग किया। उस मीटिंग में कंदाय सचिव कृष्ण भैरेगौड़ा, साथ ही साथ इन्होंने HK पाटिल जो कानून सचिव है, इन्होंने अटेंड हुआ था। उस मीटिंग के बाद सिद्धरामैया ने मीडिया से भी अनाउंसमेंट किया कि राज्य के किसानों के दाखलाती में जो वक्फ का नाम आ गया है वो नाम को हटा देंगे, लेकिन राज्य के किसानों के मन में अभी जो घबराहट है ये है कि अभी आगे से वक्फ बोर्ड का नाम तो नहीं आएगा, बल्कि सिद्धरामैया ने कहा आगे से नहीं आएगा। आज तो इन्होंने नोटिस दिया है, हजारों लोगों के लिए, हजारों किसानों के लिए नोटिस तो दे दिया है, उसमें वक्फ बोर्ड का नाम है।
ना केवल किसानों के लिए संकट है, बल्कि सरकारी शाला है, जो सरकारी जमीन है, और साथ ही साथ लोगों ने अपने परिवार के लिए, अपने अन्नदाता के लिए इन्होंने सालों साल से एक किसानी खेती करके आए हैं। उस जमीन को अपने लिए जो वक्फ बोर्ड मांग रहा है, किसान इसके समान नहीं हो रहा है। और किसान का बोलना यह है कि अगर सिद्धरामैया सरकार गैजेट नोटिस को वापस ले सकते हैं और आगे भी ऐसा नहीं होगा, ऐसे भरोसा दिया, तो इन्होंने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और बीजेपी वालों ने कर्नाटका के हर एक जिला, हर एक तालुक में किसानों के साथ खड़ा होकर किसानों के लिए न्याय दिलाने के लिए इन्होंने प्रतिभटन का आयोजन भी किया है। किसान अभी तक इन्होंने प्रतिभटन भी किया है। अब कर्नाटका में सिद्धरामैया सरकार इस वक्त तक हम मूडा के केस देखे हैं, वाल्मीकि केस देखे हैं, और सारे गोटलन के मामले के साथ साथ इन्होंने वक्फ बोर्ड की अभी जारी किया है। वक्फ बोर्ड जमीर अहमद खान को भी इन्होंने बताया, कांग्रेस पार्टी में ही जमीर अहमद खान ने नोटिस दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी वालों ने ही इनको क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों नोटिस दिया और किसके साथ एक जोड़कर इन्होंने मीटिंग करके इन्होंने नोटिस तो नहीं दिया था, बल्कि अभी वापस लेने का कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कर्नाटका में उपचुनाव भी है और 3 प्लेस में उपचुनाव हो रहा है। इसके असर जो नोटिस के देने के और नोटिस वापस लेने का कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटका का कांग्रेस सरकार जनता को क्या समझना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, इस जनता के मन में अभी भय का वातावरण है। और बीजेपी साथ ही शुभा, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के पास क्या कोई दस्तावेज है, क्या कोई पुख्ता सबूत है कि ये जमीन उनकी है? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, बल्कि इन्होंने अभी नई रूल्स बनाए हैं और नई से प्रिंट हो रहा है। अभी तक तो नहीं था। जो किसानों की जमीन था, इन्होंने पारंपरिकता से इन्होंने खेती करके आए थे, उसका नाम था। अभी अभी स्टार्ट हुआ है कि वक्फ का बोर्ड नाम वहां पर आए थे। और 16 कॉलम में हम देख सकते हैं जितने दिन तक इन्होंने खेती की थी, लेकिन इनका नाम था, अभी अभी इन्होंने वक्फ बोर्ड का नाम डाल दिया है। और हम देख सकते हैं आगे का जो पुराना डॉक्यूमेंट से और नया डॉक्यूमेंट से फर्क दिखता है। और वक्फ बोर्ड के सामने जो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो वक्फ बोर्ड के नाम के लिए सालों से वो लेकर आए हैं, बल्कि किसानों के पास सारे प्रूफ है, सारे डॉक्यूमेंट है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। विद सारे डॉक्यूमेंट से अपने हक को मांग रहे हैं कर्नाटका सरकार से। जी शुभा, पहले मूडा स्कैम और अब ये वक्फ बोर्ड का विवाद, कहीं ना कहीं सिद्धरामैया सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। सिद्धरामैया सरकार तो कई दिनों से पहले ही गिरता हुआ नजर आ रहे थे। और कांग्रेस पार्टी में जो कर्नाटका में आडಳಿत करना चाहते थे, उनके साथ ही उनके बल ही नहीं है जो एक दूसरे को सहारा दे सके। इन्होंने अपने लिए जो सिद्धरामैया के मूडा स्कैम में हम देख सकते हैं, वाल्मीकि स्कैम देख सकते हैं और एससीपीटी का स्कैम देख सकते हैं, अभी अभी वाल्मीकि और इन वक्फ बोर्ड का देखते हैं। इन्होंने कोई एक शासक आकर नोटिस देता है, कोई शासक आकर इन्होंने मना करने के लिए कोशिश करता है, तुरंत ही मीटिंग करता है, उसके बाद जनता के सामने आकर अपने लिए बयान मांगना शुरू कर देता है। लेकिन जनता को ये सारे जो इन्होंने कर रहे हैं, पॉलिटिकल कर रहे हैं, सारे जनता देख रहे हैं और जनता को पता है और क्या करना है और आगे जाके कांग्रेस पार्टी कैसे राजनीतिक तंत्र रचाएगा, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जनता के सामने है। शुभा, इसके साथ हमने देखा है कि कर्नाटक जो है इस समय आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हम वो बयान भी सबके सामने बताना चाहेंगे जहां उन्होंने बोला था गारंटी ऐसी ना दें जो आप पूरी ना कर सकें। ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस की ये सरकार जो है वो कर्नाटक में निवेश बढ़ाने के लिए कोई कदम उठा रही है या हर क्षेत्र में घिरती हुई नजर आ रही है? कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक समतोलन के लिए तो वक्फ बोर्ड के जो आस्ती थे हम देख सकते हैं 1.12 लाख एकड़ जमीन जो जमीर अहमद खान ने बताया था 1.12 लाख एकड़ जमीन था, लेकिन अभी 32,000 ही बचा है। तो सारे के सारे जो इनके पास नहीं है वो सारे जमीन किसके पास है? किसानों के पास है, पाठशाला पे पास है और सार्वजनिक आस्ती को अपने लिए लेकर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे अमाउंट को इन्होंने अपने चुनाव के लिए तो लड़ सकते हैं। लेकिन कर्नाटका सरकार 5 गारंटियां तो दे चुके थे, लेकिन उस गारंटियों को भरपूर करने के लिए इन्होंने एकदम आर्थिक स्थिति को नियमित किया गया है और इसीलिए डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है और कर्नाटक राज्य के लोगों के जो मांग थे वो मांग भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस विवाद में भी कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार बैकफुट पर और गिरती हुई नजर आ रही है। शुभा, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।
और अब बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर। संसद भवन परिसर में आज जेपीसी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में जमाते इस्लामी हिंद भी शिरकत करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम प्रतिनिधियों को लेकर जाएंगे। इसके अलावा जेपीसी में मुस्लिम महिला बुद्धिजीवी समूह का एक प्रतिनिधि मंडल भी अपना पक्ष रखने के लिए शामिल होगा। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की मुस्लिम महिला प्रोफेसर भी शामिल होंगी। बता दें कि जेपीसी की बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद से प्रतिनिधि जेपीसी के समक्ष पेश होकर अपने सुझाव रखेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते तक पेश की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि बैठक में अधिक से अधिक हितधारकों, बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों, अल्पसंख्यक संगठनों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि बिल में संशोधन का उद्देश्य ख्वातीनों, पसमानदा मुस्लिमों समेत अन्य सभी संबंधितों को लाभ पहुंचाना है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब जिम्मेदार हैं, चाहे सत्ता पक्ष हों चाहे अपोजिशन के हों, और मुझे लगता है कि सब लोग इस जेपीसी में जो बिल रेफर हुआ वक्त का, इसमें मेहनत करें और करके एक अच्छे से अच्छी रिपोर्ट तैयार करें और वो आपस की सहमति भी हो, जिससे कि एक अच्छा बिल जो सरकार की मंशा है कि जो अपने आप में वक्त के इस अमेंडमेंट बिल से एक ट्रांसपेरेंसी ला सके और वक्त का जो पर्पज है जो लोग गॉड के नाम पे देते हैं उसका लाभ मतलब खवातीन को, पसमानदा मुस्लिम्स को, आम गरीब गुरबत से जुड़े हुए लोगों को मिल सके, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में, वो मकसद पूरा हो सके। न्यूज़ 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ताज़ा अपडेट देंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बड़ा बस हादसा हुआ है, उससे जुड़ी हर एक अपडेट आप तक साझा करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और एक बार आपको फिर बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। अल्मोड़ा के मारचुला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मौके पर बचाव अभियान इस समय जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर घायलों को निकालकर उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा रही है। जानकारी के मुताबिक बस पौड़ी गढ़वाल जिले के गोलीखाल क्षेत्र से यात्रियों को रामनगर लेकर आ रही थी। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और अपडेट दे रहे हैं कि कैसे ये सड़क हादसा कब हुआ है। बस हादसे में 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है, साथ ही साथ कई घायल भी यहाँ पर हैं। एसडीआरएफ की टीम वहाँ तैनात कर दी गई है। बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, जनपद अल्मोड़ा के मारचुला में हुई दुर्भाग्यपूर्ण बस दुर्घटना में यात्रियों के हताहत होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन को तेजी के साथ राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दे दिए जा चुके हैं। घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें घायलों को निकालकर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने हेतु तेजी से कार्य कर रही हैं। आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि छठ का त्यौहार भी है और रेलवे ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं और आने जाने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसलिए खास तैयारियां की गई हैं। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि इस बार 7,296 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 2,796 ट्रेन ज़्यादा है।
इसके साथ ही कई ट्रेनों का एक्सटेंशन भी किया गया है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सके। 3 नवंबर को रेलवे ने 164 से ज़्यादा विशेष ट्रेन चलाई हैं ताकि लोग दीपावली पर अपने घर पहुंच सके। वहीं आज 168 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने खासे इंतजाम भी किए हैं। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में यात्रियों के प्रवेश करने की व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। त्योहारों के मद्देनजर जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो ईसीआर के क्षेत्राधिकार के आने वाले स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। इनका परिचालन किया जा रहा है। साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। और अब बात धमघोटू हो रही दिल्ली की। धमघोटू हवा ना सिर्फ दिल्ली वासियों का जीना बहाल कर रही है बल्कि कई इलाके इस समय गैस चेंबर में तब्दील हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर आज एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। सुबह आनंद विहार इलाके की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित रही है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि धुंध की चादर जो है ये सुबह सुबह देखी गई है और इसको कहीं ना कहीं दिल्ली वासी जो है लगातार परेशान हैं। सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, आंखों में जलन महसूस हो रही है और AQI का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। आनंद विहार के अलावा अशोक विहार, बवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, द्वारका, न्यू मोती बाग, पड़पड़गंज, पंजाबी बाग, रोहिणी, विवेक विहार और वजीरपुर में भी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। त्योहारों के चलते लगातार बढ़ते प्रदूषण से वायु गुणवत्ता में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आनंद विहार क्षेत्र में आज AQI सुबह 432 दर्ज किया गया है और मुकेश शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से ज़्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, ऐसे में जब 400 AQI पहुंच रहा है और ग्रैप 2 लागू पहले से ही कर दिया जा चुका है, जब अब ये गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है और लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो अब पहले 350 था, अब 400 हो गया, ऐसे में क्या अब वक्त आ गया है ग्रैप 3 लागू करने का? बिल्कुल भावना, जिस तरह से प्रदूषण को लेकर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसमें ग्रैप 3 की रिक्वायरमेंट बढ़ भी गई है। और आप देखिए ये स्थिति तब है जब हवा चल रही है दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में तब इतना पॉल्यूशन है और इस तरह का वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखिए झाड़ू लगने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार जा रहे हैं, मिट्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे आपने ठीक पीछे आप देखिए विजिबिलिटी मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, लेकिन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। यानी ये पूरा का पूरा जो आप देखेंगे ये कोई धुंध नहीं है, यहाँ पर कोई धुआं नहीं है, ये सारा का सारा पॉल्यूशन है, जो पार्टिकल्स है, जो आसपास की पराली जलाई जा रही है, जिस पर काम करना था और जो दिल्ली का प्रदूषण लेवल था उस पर कंट्रोल करना था। जैसा कि कई बार कई विद्वानों ने भी बोला, बुद्धिजीवियों ने, कि जो चीज़ें इंस्टॉल की गई उनकी ना तो देखभाल की गई, ना तो उन पर कोई काम किया गया। ये पूरे साल काम करने वाली चीज़ थी। जो आपको पता है कि हर साल इसी तरह की दिल्ली वासियों को मार झेलनी पड़ती है, कितनी बीमारियों से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे अस्थमैटिक लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो इलाका है वो गैस चैम्बर में 400 से ऊपर चले जाना। आप सोचिए आनंद विहार में 434, 500 में आप धीरे धीरे एंटर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये हालात अगर अभी नहीं कंट्रोल हुए तो हालत और भी खराब हो जाएगी, भयानक हो जाएगी। आम लोगों को भी, जो अच्छे खासे स्वस्थ लोग हैं, उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसका कहीं ना कहीं जो ठीक रहा है वो दिल्ली सरकार के ऊपर फूटता दिखाई दे रहा है। भले ही गोपाल राय कह रहे हैं कि नहीं, अभी उन्होंने दिवाली के अगले दिन एक स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ 30 पॉइंट का इजाफा हुआ था, 360 था, तो वो उससे भी संतुष्ट थे। अरे भाई, संतुष्ट कैसे हो सकते हैं जब आपको पता है कि वेरी पुअर कैटेगरी में आप ऑलरेडी एंटर्ड कर चुके हैं और उसी में बने हुए हैं। अब वो आंकड़ा बढ़ करके जो है वो कल 382 के आसपास ओवरऑल दर्ज किया गया था, आज भी 370 के ऊपर ओवरऑल दर्ज किया जा चुका है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ग्रीन बेल्ट होने के बाद भी पॉल्यूशन रुकने का नाम नहीं ले रहा। यानी जो आपको काम करने थे, जो आपने वाटर स्प्रिंकल्स लगाए, जो आपने पानी के छिड़काव करने की मशीनें लगाई, उनको समयबद्ध तरीके से अगर लगाया गया होता तो शायद ये हालात बेहतर होते। और साथ ही साथ छठ का पर्व है भावना, मैं एक और आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये बड़ी विचलित करने वाली तस्वीर है। मेरे कैमरा में राहुल चोपड़ा को बोलूंगा, ये देखिए, ये कालिंदी कुंज का ब्रिज है। एक तरफ यमुना का काला पानी और एक तरफ यमुना का ये
झाग भरा वाटर, यानी दोनों पानी आप देखिए क्या कितना साफ फर्क दिखाई दे रहा है। काला पानी हो गया, एक तरफ सफेद पानी और उसके ऊपर ये मोटे मोटी झाग की जो परतें हैं, और सामने कुछ छठ के जो पुजारी है, जो छठ भक्त हैं, वो आ करके अभी से ही छठ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो देखिए उनकी क्या हालत होने वाली होगी जब ये कल से छठ पर मनाया जाएगा और ये स्थिति कैसे कंट्रोल की जाएगी। ये टॉक्सिन वाटर है, काला पानी, एकदम जहरीला पानी है, इसको अगर आप डायरेक्ट इनटेक कर लेते हो तो तमाम बीमारियां आपको हो सकती हैं। ऐसे में ये सीधे सीधे आस्था के साथ खिलवाड़ है। कल कुछ और इलाकों में भी जाकर के हमने लोगों से जानने की कोशिश की थी कि क्या इस पर्व में, इस छठ घाट पर आकर, इन घाटों पर आकर के वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। उन्होंने कहा छठी मैया का त्यौहार है, आस्था है हमारी, हम आएंगे, लेकिन जो हालात हैं, जिन पर काम होना था उन पर काम नहीं हुआ है। और ये जो तस्वीरें हैं ये आपको आज से नहीं है कि एक दिन में ये सब स्थिति हो गई, ये साल दर साल से लगातार चली जा रही है। दिल्ली सरकार करोड़ों का बजट इस पे लेकर के आती है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है, क्यों रोकथाम नहीं हो जा रही है। लोग सीधे यमुना में जो चीजें वो बाहर है, कोई रोकथाम भी नहीं है, यानी गंदगी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, वायु प्रदूषण भी जो है। दूसरी तरफ यमुना का जो ये नदी का जो पानी है वो लगातार झागनुमा बना हुआ है और ये कई दिन से बना हुआ है। हालांकि इसमें छिड़काव भी किया गया, इस झाग को हटाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन अभी मुकेश शुक्ला ने दिखाया कि कैसे अभी भी झाग की परत जो है वो कालिंदी कुंज के में दिखाई दे रही है। और ऐसे में कल से जब छठ का त्योहार शुरू हो रहा है नहाए खाए के साथ, ऐसे में कैसे हो पाएगी पूजा, ये बड़ा सवाल है। मुकेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा में एक बार फिर खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर और वहां मौजूद श्रद्धालुओं पर हमला किया है। ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की। इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की जा रही है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इस बीच टोरंटो के सांसद केविन वोंग ने भी हमले की निंदा की है और कहा है कि कनाडा कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बन गया है। कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने भी मंदिर पर हमले की निंदा की और कहा कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेखा पार कर ली है, जो कि वृद्धि को उजागर करता है। और अब खबरें देख लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बाकी है, जहां स्विंग स्टेट्स के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है और कमला हैरिस और ट्रंप जोरों शोरों से मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए हैरिस और ट्रंप को स्विंग स्टेट्स के वोटर का दिल जीतना होगा। अमेरिका के 7 राज्यों पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इन राज्यों के पास सबसे ज्यादा इलेक्टर्स होते हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवार प्रमुख राज्यों में समर्थन जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां और जनसभाएं कर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दोनों नेता देशवासियों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया को कई प्रमुख चरणों में बांटा गया है, जिसमें प्राइमरी और कॉकस, राष्ट्रीय सम्मेलन, आम चुनाव अभियान और इलेक्टोरल कॉलेज वोट शामिल हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों पार्टियां स्विंग स्टेट्स पर फोकस कर रही हैं। अमृतपाल इस समय हमारे साथ जुड़ गए और अमृतपाल से हम जानते हैं आइए कि किस तरीके से स्विंग स्टेट्स जो है इस समय चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमृतपाल, कैसे स्विंग स्टेट्स इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? लेकिन स्विंग स्टेट्स डिसाइड करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। तभी हमने देखा कि आखिरी दिन जो चुनाव प्रचार के दोनों ने स्विंग स्टेट्स पे फोकस किया। कमला हैरिस विस्कॉन्सिन में थी, डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया में थे। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर लड़ाई काफ़ी नज़दीकी है, टक्कर कांटे की है, कांटे की टक्कर है। यहाँ पर जो लेटेस्ट सर्वे आया है न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज का, अगर आप उसको देखें तो दोनों ही में डिफरेंस बहुत ही कम है। अगर पेंसिल्वेनिया जो सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है उसकी बात करें तो 48 परसेंटेज पॉइंट्स पर दोनों टाइड हैं। बाकी दूसरी स्विंग स्टेट्स की बात कर लें, नवाडा में देखें जैसे ट्रंप को 46% परसेंटेज पॉइंट्स दे रहा है ये सर्वे।
कमला हैरिस 3 पॉइंट्स ऊपर हैं। कि नॉर्थ कैरोलिना में दोनों में डिफरेंस केवल 2 परसेंटेज पॉइंट्स का है। मिशिगन, विस्कॉन्सिन में 1 परसेंटेज पॉइंट का है। जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया की अगर बात करें, पेंसिल्वेनिया में बिल्कुल 48 पे टाइड हैं। जॉर्जिया में फिर 1 परसेंटेज का फ़र्क है। मिशिगन में दोनों 47 पे टाइड हैं। नेशनली कमला हैरिस को 1.4 परसेंटेज की बढ़त है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, पर इसमें अगर आप मार्जिन ऑफ एरर जो पोलस्टर्स करीब 3% के आसपास रखते हैं फैक्टर इन करें तो ये स्विंग स्टेट्स कहीं भी जा सकती हैं। तो एक तरीके से ये तय करती हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि इनके नंबर्स कम होते हैं, आप कंपेयर करें बड़ी स्टेट्स कैलिफोर्निया जहां 54 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, टेक्सास 40 मेंबर्स हैं, तो वो बड़ी स्टेट्स हैं, इनके 19, 15, 11 इतने मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। पर क्योंकि ये कहीं भी जा सकती हैं तो ये फाइनली ये डिसाइड करती हैं कि ओवल ऑफिस में अगले 4 साल कौन बैठेगा। और तभी दोनों की अगर आप देखें स्पीचेस आज की, वो अटैक अपने एजेंडे को मजबूत कर रहे थे। दूसरा, वोटर बेस को कह रहे थे कि आप आएँ, बाहर आके वोट करें। कमला हैरिस ने कहा कि आप ये जो इलेक्शन फ्रॉड के टैक्टिक्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इनके लिए आप डोंट फॉल फॉर देम, आप आएँ और वोट करें, बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है। तो क्लियरली अपने वोटर बेस को अपील कर रहे हैं कि आप आएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोटें जिसको पड़ती हैं वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। चलिए, बेहद ही कांटे की टक्कर नजर आ रही है इस समय ट्रंप और हैरिस के बीच, और स्विंग स्टेट्स कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल अमृतपाल, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ at 10 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।